स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है। यहां बादशाह नगर में स्थित ओलंपिया जिम में अचानक आग लग गई। आग में जिम में मौजूद कई लोग फंस गए थे। फायर ब्रिगेड ने जिम की इमारत के शीशे तोड़कर अंदर मौजूद लोगों को बचाया। हादसे में 15 लोग आग में फंसे थे। इनमें से एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हुआ, बाद में उसकी मौत हो गई। जैसे ही स्थानीय लोगों को आग की जानकारी मिली, तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। आग भयावह थी, इसलिए इमारत के भीतर फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए फायर ब्रिगेड ने हाइड्रोलिक मशीन की मदद ली। इसके बाद खिड़कियों के शीशे तोड़े, अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। देखिए, जो बैटरी की शॉप में काम कर रहा था उसको वो जख्मी हुआ था और उसको सिविल अस्पताल भेजा गया था। उसका नाम अश्वनी पांडे बताया जा रहा है। 35 साल उसकी उम्र है लगभग। उनकी दुखद मृत्यु हुई है। बाकी सभी लोगों को सेफली रेस्क्यू किया गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के तिलजला इलाके में भीषण आग लगी। तिलजला में एक जूता फैक्ट्री में आग लगी। मंगलवार शाम हुई घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। रूट नंबर 42 पर बस स्टैंड के पास आग लगते ही दहशत बढ़ने लगी। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। खतरे से बचने के लिए इलाके में बिजली काट दी गई है। आग लगने की घटना से इलाके में भारी तनाव है। तनाव देखते हुए तैनाती की गई है। नेपाल से आई शालिग्राम शिला का भारत में प्रवेश हो चुका है। बिहार में भव्य स्वागत हुआ। अवधपुरी में भव्य तैयारी। आ रही है दर्शन की बारी। जनकपुरी से निकली शालिग्राम की सवारी। जहां तक आपकी नजर जाएगी, राम भक्तों की भीड़ नजर आएगी। तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर की हैं। नेपाल से चली शालिग्राम की शिला जब मुजफ्फरपुर पहुंची तो राम भक्त इसके दर्शन पूजन के लिए उमड़ पड़े। जय श्री राम का जयकारा हर ओर गूंज रहा था। सुबह सुबह लोगों ने दिव्य शिला की आरती की। ओम जय जगदीश हरे। यहाँ पे पूरा भक्ति का पूरा सिलसिला जारी है। सुबह 11 बजे, सुबह रात में 11 बजे आया है और रात भर भीड़ है। यहाँ पे जनता का पूरा जागरूक है। पूरा यहाँ 5 किलोमीटर दूर दूर से जनता लोग आ रहे हैं। बहुत दर्शन स्नान करके दर्शन कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के कांटी छिन्न मस्तिका मंदिर के पास रात्रि विश्राम और दर्शन पूजन के बाद दिव्य शालिग्राम शिला की सवारी आगे के सफर पर निकल पड़ी। नेपाल के पोखरा से निकली शालिग्राम शिला यात्रा भारत नेपाल सीमा पर जटही बॉर्डर होते हुए बिहार के मधुबनी पहुंची। इसके बाद दरभंगा होते हुए मुजफ्फरपुर पहुंची। शालिग्राम शिला की सवारी पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती होते हुए 2 फरवरी को अयोध्या पहुंचेगी। नेपाल में पोखरा में शालिग्रामी नदी से ये दोनों शिलाएं एक्सपर्ट की देखरेख में निकाली गई हैं। पूजा अर्चना के बाद दोनों शिलाओं को सड़क मार्ग से अयोध्या लाया जा रहा है। एक शिला का वजन 26 टन जबकि दूसरे का 14 टन है, यानी दोनों शिलाओं का वजन 40 टन है। इन 2 विशाल शालिग्राम शिलाओं से श्री राम और माता सीता की मूर्ति बनाई जाएगी। दावा है कि ये शिलाएं करीब 6 करोड़ साल पुरानी हैं। शिला यात्रा के साथ करीब 100 लोग चल रहे हैं। यात्रा मार्ग पर जगह जगह सभी के ठहरने की व्यवस्था की गई है। बताया जाता है कि शालिग्राम पत्थर सिर्फ शालिग्रामी नदी में मिलता है। यह नदी दामोदर कुंड से निकलकर बिहार के सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। शालिग्राम पत्थर से लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। देश भर में इन पत्थरों को तराश कर भगवान की मूर्ति के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक शालिग्राम पत्थर को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। इन्हीं मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए अयोध्या में शालिग्राम शिलाओं से भगवान राम की मूर्ति तैयार करने का फैसला लिया गया है। मूर्तिकार शालिग्राम शिलाओं को जल्द भगवान राम की मूर्ति का आकार देंगे। आसाराम को सजा सुना दी गई है। रेप मामले में आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आजीवन कारावास की सजा गांधीनगर की अदालत ने कल ही आसाराम को दोषी करार दिया था। आज सजा के बिंदुओं पर बहस हुई, जिसके बाद सजा का ऐलान हुआ। अभी जेल में बंद है। शिष्या से 10 साल पुराने रेप केस में यह सजा सुनाई गई। 2 बहनों के रेप मामले में कुल 7
माफिएगा, सूरत की एक महिला से रेप के मामले में आसाराम को मंगलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। गुजरात के गांधीनगर सेशन कोर्ट ने आसाराम को सोमवार को दोषी करार दिया था। इस नतीजे पे पहुंची है कि उनको 376 और 377 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई है। बाकी की जो दूसरी सेक्शन थी उसमें माइनर पनिशमेंट दी है, लेकिन महत्व की बात यह है कि विक्टिम को 50,000 रुपये का मुआवजा दिए जाने का ऑर्डर दिया है। गुजरात के मोरबी पुल हादसा मामले में ओरेवा ग्रुप के प्रबंध निदेशक जयसुख पटेल ने मंगलवार को अदालत के समक्ष समर्पण कर दिया। हादसे में 135 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। गौरतलब है, पुलिस द्वारा 27 जनवरी को दाखिल आरोप पत्र में पटेल को एक आरोपी के रूप में नामजद किया गया। उन्होंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के सामने आत्मसमर्पण किया। उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। अजंता मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड ओरेवा ग्रुप मोरबी में मच्छू नदी पर ब्रिटिश काल के झूलता पुल के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार था, जो मरम्मत के कुछ ही दिनों बाद पिछले साल 30 अक्टूबर को टूट गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की गई। आर्थिक सर्वे के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था 2023-2024 में 6.5% रहने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ 7% रहेगी। पिछले वित्त वर्ष में वृद्धि दर 8.7% थी। कल संसद में आम बजट पेश किया जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आतंकवाद पर कठोर प्रहार तक, एलओसी से लेकर एलएसी तक, हर दुस्साहस के कड़े जवाब तक आर्टिकल 370 को हटाने से लेकर 3 तलाक तक मेरी सरकार की पहचान एक निर्णायक सरकार की रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को आम बजट पेश करेंगी। इसे लेकर लोगों को काफी उम्मीदें हैं। हालांकि यूनियन बजट में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आयात शुल्क बढ़ाया जा सकता है। इसका असर यह होगा कि विदेशों से आने वाला सामान महंगा होगा और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट का बाजार बढ़ेगा। छोटी बजट योजनाओं और जीवन बीमा योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में 1.5 लाख रुपए तक की छूट सरकार की ओर से दी जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण को एक तरफ बीजेपी ने ऐतिहासिक बताया, वहीं बीजेपी ने बीआरएस और आम आदमी पार्टी पर भी टीआरएस और आम आदमी पार्टी पर भी सियासी हमला बोला। भारतीय संसदीय मर्यादा के सम्मान के लिए इतने महत्वपूर्ण अवसर पर आम आदमी पार्टी और टीआरएस ने इस अभिभाषण का बहिष्कार किया। यह अपने देश के राष्ट्रपति के मर्यादा का अपमान किया है और भारत की संसदीय परंपरा की मर्यादा को भी बहुत ही निचले स्तर पर आपने उतारा है। आर्थिक मंदी और महंगाई के बोझ तले दबे पाकिस्तान की चुनौतियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जिस आतंकवाद को पाकिस्तान दुनिया से छिपाता रहा, आज वही पाकिस्तान में कहर बरपा रहा है। पेशावर एक बार फिर आतंकी हमले का शिकार बना, जिससे एक बार यही सवाल उठ रहा है कि क्या आतंकवाद पाकिस्तान के लिए नासूर बन चुका है। भूखे पाकिस्तान के लिए मौत बन रहा आतंकवाद। आतंकवाद से तिल तिल कर मर रहा पाकिस्तान। पहले भूख ने सताया, फिर महंगाई ने रुलाया और अब आतंकवाद ने मारा। पाकिस्तान के पेशावर में एक बार फिर आत्मघाती हमला हुआ और इसकी जिम्मेदारी टीटीपी ने ली। पाकिस्तान के अंदर टीटीपी पाकिस्तान के लिए नासूर बन चुका है। पेशावर की मस्जिद में हुए हमले ने ये बता दिया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन उसके घर में पनप रहा आतंकवाद है। पाकिस्तान की जनता पहले ही भूख और महंगाई से परेशान है और उसके ऊपर इस आतंकवाद ने पाकिस्तान को मौत के मुंह में धकेलने का काम किया है। पेशावर में हुए ब्लास्ट के बाद इन तस्वीरों को देखिए, कैसे घंटों से मलबे में दबे युवक को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। हमले के बाद ऐसी तबाही मची कि इससे उबरने में पाकिस्तान को शायद महीनों लग जाएं। ब्लास्ट वाली जगह से लेकर हर तरफ अफरा तफरी मच गई।
पेशावर से लेकर इस्लामाबाद तक हर कोई धमाके की खबर सुनते ही हिल गया। हमले के बाद पाकिस्तान की सरकार बहाने ढूंढने लगी तो सरकार को कोसने वालों की भी कमी नहीं थी। इस मुल्क के इक़्तिसादी तौर पे दिवालियेपन का पूरा मंजरनामा खिंच चुका हुआ है। ये हुकूमत आके कुछ भी संभाल नहीं सकी, ख्वाह वो डॉलर हो, ख्वाह वो IMF हो, ख्वाह वो गवर्नेंस हो, ये हुकूमत नाम की कोई चीज नजर ही नहीं आती यहां पर। तो इस वक्त एक तरफ आपकी इकोनॉमिक सर्वाइवल, दूसरी तरफ आपकी सिक्योरिटी, ये सारे चीजें हिट कर रही हैं इस मुल्क को। भूखे और कंगाल पाकिस्तान में जिस तरह से अब आतंकवादी हमले हो रहे हैं, उससे तो ये साफ है कि पाकिस्तान सरकार को कई मुसीबतों ने चारों तरफ से घेर रखा है। जो पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है, अब वही इसकी बारूदी आग में जल रहा है। लेकिन सच ये भी है कि यही पाकिस्तान वर्षों से आतंकवाद और आतंकियों को पनाह देता आया है और यही वजह है कि वो आतंकवाद के दलदल में पूरी तरीके से फंस चुका है और दिन प्रतिदिन और भी धंसता जा रहा है। पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों की किल्लत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वहां हालात ऐसे हैं कि आम लोगों के लिए प्याज खाना भी मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तान में प्याज की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि 1 किलो प्याज 300 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा है। पाकिस्तान पर महंगाई का एक और बम। पेट्रोल के साथ प्याज भी महंगा। जनता को बिजली के बिल का झटका। पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों की किल्लत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वहां हालात ऐसे हो चुके हैं कि आम लोगों के लिए प्याज खाना भी मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तान में प्याज की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि 1 किलोग्राम प्याज 300 पाकिस्तानी रुपए में बिक रहा है। पाकिस्तान के लिए प्याज खाना मुश्किल। आम लोगों के लिए सपना बन चुका है प्याज। पाकिस्तान में 300 रुपए में मिल रहा 1 किलो प्याज। कंगाल हो चुके पाकिस्तान में हर रोज रोजमर्रा के सामान के दाम आसमान छू रहे हैं। हर दिन नए रेट कार्ड से लोगों में हाहाकार मचा हुआ है और प्याज की कीमतें तो 300 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गया है। पाकिस्तान में 26 जनवरी को प्याज की औसत कीमत 200 रुपए से 320 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई, जबकि 5 जनवरी को यह आंकड़ा 180 रुपए से 280 रुपए प्रति किलो था। इस्लामाबाद में प्याज 260 रुपए से 320 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। बताया जा रहा है कि प्याज ले जाने वाले 600 से 700 कंटेनर्स अटके पड़े हैं। सिर्फ कुछ ही कंटेनर्स बाजार में आए हैं और इसकी वजह से ही कीमतों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा है। पाकिस्तान में हालात बेकाबू हो चुके हैं। रोजमर्रा की चीजों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान के एक अखबार के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान से आने वाली सप्लाई में कमी की वजह से प्याज की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। साथ ही सरकार की तरफ से 1 जनवरी से खाने पीने की जरूरी चीजों के आयात पर एक्स्ट्रा टैक्स भी लगा दिया गया है। आयातकों को 1 किलोग्राम पर 18 से 20 रुपए अतिरिक्त अदा करने पड़ रहे हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान और ईरान ने खराब फसल के चलते सप्लाई बंद कर दी। अब पाकिस्तान की जनता को मिस्र, तुर्की और चीनी प्याज का स्वाद चखने को मिल सकता है। साथ ही दुबई से भी प्याज के आयात की तैयारियां जारी हैं। प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब पाकिस्तान में बिजली की कीमतें महंगी होने वाली है। दरअसल पाकिस्तान में अब महंगाई की सुनामी आने वाली है। पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री ने दावा किया है कि पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में 50% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। पाकिस्तान में हालात अब ऐसे बन चुके हैं कि कटोरा लेकर भीख मांगना बाकी रह गया है। पाकिस्तान के हुक्मरान आर्थिक संकट को सही करने के बजाय वहां की जनता का खून चूसने पर आमादा हो चुके हैं। महंगाई ने इस कदर जकड़ रखा है कि पाकिस्तान किसी भी मोर्चे पर फेल होता दिख रहा है। पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री शौकत तारीन ने अब महंगाई में सुनामी आने की बात की। शौकत तारीन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की तरफ से बेल आउट पैकेज के लिए नए टैक्स को लागू करने की मांग की गई है।
शौकत तारीन के मुताबिक इस वजह से पाकिस्तान में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पाकिस्तानी रुपए की कीमत वाले नए कर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में आने वाले दिनों में बिजली की कीमतों में भी 50% पर यूनिट की दर से इजाफा हो सकता है। इतना ही नहीं, पूर्व वित्त मंत्री ने दावा किया है कि देश पर कर्ज बढ़ रहा है, रुपए की कीमत दिन पर दिन गिर रही है और इसकी वजह से कर्ज 4.5 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गया है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 30 से 35% तक का इजाफा होगा और इसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी। पाकिस्तान पर महंगाई की आफत कम होने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद एक महंगाई बम पाकिस्तान की जनता की कमर तोड़ रहे हैं और सरकार पूरी तरह से बेबस नजर आ रही है। पाकिस्तान सरकार को समझ नहीं आ रहा कि महंगाई पर लगाम कैसे लगाई जाए और देश को दिवालिया होने से कैसे बचाया जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में प्रसिद्ध खीर भवानी मंदिर में दर्शन किए। बताया जा रहा है राहुल प्रियंका श्रीनगर से 28 किलोमीटर दूर मध्य कश्मीर के जिले में तुल्ला मुल्ला इलाके में स्थित मंदिर पहुंचे। भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी मंगलवार को दिल्ली पहुंचे। आगमन से पहले ही दिल्ली स्थित उनके आवास पर समर्थकों की भारी भीड़ उनके स्वागत के लिए सुबह से इंतजार कर रही थी। उनके दिल्ली आगमन के बाद हजारों की संख्या में समर्थकों ने हमारा नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो और राहुल गांधी जिंदाबाद जैसे नारों के साथ उनका स्वागत किया। हमारे हर एक युवा की अरमानों के ऊपर पूरी विफल साबित हो चुकी है और राहुल जी जिस तरीके से त्याग और तपस्या करते हुए कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए, ये एक काबिले तारीफ एक कदम था और ये एक ऐसा काम था जो कि उन्होंने अपने लिए नहीं, अपनी पार्टी के लिए, अकेले के लिए नहीं, आपके और हमारे जैसे युवा साथियों के लिए करा। वो समझते हैं बेरोजगारी की क्या हालात है, छोटे व्यापारियों के साथ क्या हालात है, मजदूर की क्या हालात है, किसान की क्या हालात है और वो एक उज्जवल भविष्य के लिए देश हित के अंदर उन्होंने ये कदम उठाया था। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित बुधवार गुरदासपुर के दौरे पर आने वाले हैं। उससे एक दिन पहले ही गुरदासपुर में सरहद पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ड्रोन मूवमेंट देखी। सुरक्षा के मद्देनजर बीएसएफ और पुलिस की तरफ से सरहद पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। बीएसएफ के जवान गुरदासपुर सेक्टर में गश्त कर रहे थे। मध्यरात्रि गुरदासपुर के अंतर्गत आती चौकी आदिया से ड्रोन की घुसपैठ दिखी। ड्रोन की मूवमेंट सुनते ही बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग की। तकरीबन 30 सेकंड में जवानों ने 14 राउंड आवाज की तरफ फायर किए। इसके बाद ड्रोन वापस पाकिस्तानी सीमा में लौट गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट 2023 पेश करेंगी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है, इसलिए आम आदमी को बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट 2023 पेश करेंगी। बजट में किसको क्या मिलेगा, इसको लेकर कयासों का दौर जारी है, लेकिन आम आदमी हो या किसान, युवा हो या महिला या मिडिल क्लास, सभी की अपनी अपनी उम्मीदें हैं। तो कारोबारी भी कारोबार की सुगमता के लिए वित्त मंत्री से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। वहीं अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ये मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। इस कारण भी लोगों की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेंगी। वित्त मंत्री ने पिछले बजट में कोविड से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की रिकवरी पर फोकस किया था, तो इस बार अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने पर फोकस हो सकता है। जानकार बताते हैं कि बजट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर जाता दिखेगा। महंगाई और बढ़ता व्यापार घाटा सरकार के सामने चुनौतियां पेश कर रहा है।
ऐसे में दोहरे मोर्चे पर खुद को संभालना बहुत बड़ी चुनौती है। रोजगार के घटते अवसर सरकार के लिए बड़ी चुनौती हैं, इसलिए केंद्र सरकार इस बजट में स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज का ऐलान कर सकती है। देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इसके लिए इंडस्ट्री के अपग्रेडेशन और मौजूदा वर्कफोर्स की स्किलिंग के लिए बजट 2023 में विशेष पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा इकोनॉमी की रीढ़ सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्योग एमएसएमई को मजबूती देने पर फोकस हो सकता है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सरकार अपने राजस्व घाटे के आंकड़े को भी मौजूदा वित्त वर्ष के 6.4% से घटाकर 5.8% तक लाने की चुनौती होगी। प्रारंभ में ही अर्थ जगत के जिनकी आवाज को मान्यता होती है, वैसी आवाज चारों तरफ से सकारात्मक संदेश लेकर के आ रही है। आशा की किरण लेके आ रही है, उमंग का आगाज लेकर के आ रही है। साथ ही विनिवेश से बड़ी राशि जुटाने पर सरकार का फोकस इस बार भी जारी रह सकता है। सरकार ने 2023 में भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराने का ऐलान किया है। इससे सरकार के खजाने पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा है। बजट 2023 में बढ़ती खाद्य उर्वरक सब्सिडी के साथ मनरेगा पर बढ़े हुए खर्च को भी काबू में लाने के लिए सरकार प्रयासरत होगी। स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार को स्वास्थ्य संकट की चुनौतियों से निपटने के लिए आगामी बजट में स्वास्थ्य संबंधी ढांचागत सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देने की विशेष जरूरत होगी। उम्मीद है सरकार इस बार के बजट में भी स्वास्थ्य संबंधी ढांचागत सुविधाओं को बेहतर करने के लिए बड़ा ऐलान करेगी। टैक्स छूट की बड़ी उम्मीद मिडिल क्लास को है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। कल देखिए एकदम तड़के से ही महाकवरेज न्यूज 18 राजस्थान पर शुरू हो जाएगी और बजट से जुड़ी तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियां, तमाम विश्लेषण आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।